हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। आप लोग ठीक होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी ग्रामर का हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने क्या पढ़ा था हम आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं। हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, अगर इन वीडियोज को आप ठीक से देख लेते हैं तो आपका कई प्रश्न हल हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो 90 से 95 प्रश्न आपको यहीं वीडियोज से ही मिल जाएंगे और एकदम वही मिल जाएंगे। सबसे पहले हम हिंदी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में कुछ चीज़ों को हमने आपको पहले बता दिया था। जैसे हमने ये बताया था आपको कि हिंदी व्याकरण में व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है। कई बार प्रश्न आया है, व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। दूसरा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। तीसरी बात हमने ये बताया था हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि कहाँ से लिया गया है, तो ब्राह्मी लिपि से लिया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी ग्रामर में ग्रामर पर पहली पुस्तक किसने लिखा था, जोशुआ केटलर ने लिखा था। हिंदी का पाणिनि किसे, अगर किसी पूछ ले हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो किशोरी लाल वाजपेयी को कहा जाता है। और इनको किसने कहा था, तो एक किताब आती है कामता प्रसाद गुरु की, जो बहुत ही फेमस हिंदी की किताब है। जो पढ़ने वाले लड़के हैं सब इस किताब को जानते हैं। उन्होंने ही कहा था कि हिंदी के ये पाणिनि हैं। कौन, किशोरी लाल वाजपेयी। ठीक, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियोज में, या इसके पीछे जो हमने पढ़ा है पहले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का विभाग, हिंदी व्याकरण के विभाग। हिंदी व्याकरण के जो विभाग हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण के कितने विभाग, तो हिंदी व्याकरण के 3 विभाग हैं। यहीं से आज हमारा टॉपिक चालू होगा, हिंदी व्याकरण का विभाग। तो विभाग यहाँ से हम लिखना चालू कर रहे हैं और यहाँ से आप नोट भी करेंगे विभाग। तो हिंदी व्याकरण का विभाग, तो हिंदी व्याकरण के 3 विभाग हैं। पहला विभाग क्या है, पहला विभाग है वर्ण विचार। वर्ण विचार। दूसरा विभाग क्या है वर्ण विचार के बाद, शब्द साधन। दूसरा क्या है, शब्द साधन। और तीसरा क्या है, वाक्य विन्यास। शब्द साधन और तीसरा वाक्य विन्यास। पहला वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास। पहला प्रश्न यहाँ से आपको एक कंप्लीट हो गया कि हिंदी व्याकरण के कितने विभाग होते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न यही आ जाए कि हिंदी व्याकरण के कुल कितने विभाग, तो आप बता लेंगे कि हिंदी व्याकरण के कुल 3 विभाग हैं। वर्ण विचार है, शब्द साधन है और वाक्य विन्यास है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ण विचार का परिभाषा आ जाए। मान लीजिए वर्ण विचार का परिभाषा लिखा हुआ रहे और कहे यह किसका इनमें से किसका परिभाषा है, वर्ण विचार का है कि शब्द साधन का है कि वाक्य विन्यास का। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ण विचार का परिभाषा लिखते हैं। यह व्याकरण का, यह व्याकरण का, व्याकरण का वह भाग है जहां हम वर्णों के आकार, भेद व उच्चारण स्थान व वर्णों के मेल से शब्द बनाने के नियम का अध्ययन करते हैं। बनाने के
नियम का अध्ययन करते हैं, नियम का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक, ये है। तो वर्ण विचार की परिभाषा क्या है? आपसे प्रश्न पूछ ले तो ये यही दिया रहेगा, तो कहेगा इनमें से यह किसका परिभाषा है? आपको दिया जाएगा वर्ण विचार, शब्द साधन या वाक्य विन्यास, तो आप आराम से बता लेंगे कि यह किसका है, वर्ण विचार का। तो यह व्याकरण का वह हिस्सा या वह भाग है जहां हम वर्णों के आकार, वर्ण का आकार कैसा होगा, वर्णों का किस प्रकार का आकार होगा, हम उसको देखेंगे। जैसे ट है, ट आप देखते हैं इस तरह से है, क है, हम इसलिए ये बता रहे हैं, आप समझिए क्यों। ट है, क है और म है। जैसे देखिए अगर हमको क्रम लिखना हुआ तो यहाँ लगाते हैं, ट्रक लिखना हुआ तो ये भी र का रूप है, और कर्म लिखना हुआ तो ये भी र का रूप है। तो एक बार र देखिए ऊपर लग रहा है, एक बार यहाँ लग रहा है, एक बार ऐसे लग रहा है। तो वर्ण के आकार के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि यहाँ लगेगा। अब ट्रक में ऐसे क की तरह लगाना हो तो कैसे लग पाएगा, समझ रहे हैं आप? तो यही हम कह रहे हैं, वर्णों के आकार, जिसका जैसा आकार रहेगा उसी हिसाब से वहाँ आधे मात्रा लगती है। ठीक, आधी मात्रा लगती है। वर्णों के आकार, भेद, अब वर्ण के कितने भेद होंगे? ऊष्म व्यंजन, जैसे अंतस्थ व्यंजन क्या होगा, ऊष्म व्यंजन क्या होगा, यानी हम जब व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वर्णों के कई, स्त्रीलिंग वर्ण क्या है, पुल्लिंग वर्ण क्या है, तो वहाँ वर्णों के भेद हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उच्चारण स्थान, यानी कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। उच्चारण स्थान जैसे मुख से, कंठ से, तालु से, दंत से, ओष्ठ से, मूर्धा से, इन सब से उच्चारित किया जाने वाले वर्णों को समझेंगे। उसके बाद हम क्या समझेंगे, वह वर्णों के मेल से। अब इन वर्णों को मिला करके शब्द बनाने के नियमों का अध्ययन करेंगे। इन वर्णों को ही हम मिला करके शब्द बनाएंगे और उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि वर्ण विचार कहते किसे हैं। ठीक, अब एक चीज है जिसमें आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। देखिए एक जगह लिखा रहेगा ऐसे, अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है क्या, वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, वर्णमाला। लेकिन अगर यहीं आ जाए अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है शब्द। अल्फाबेट्स का मतलब भाषा, भाषा। ठीक, अल्फा, यहाँ एस नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता अल्फाबेट्स में? क्योंकि अल्फाबेट खुद ही कई वर्णों का समूह है, 52 वर्णों का समूह है, इसीलिए यहाँ यस लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ यस नहीं लगता, ये इंग्लिश में पूछा जाता है। तो आप जानते रहिए, अगर अल्फाबेट लिखा है तो उसका मतलब होता है वर्णमाला, लेकिन अगर अल्फाबेट्स लिख दिया तो उसका मतलब भाषा। क्यों? क्योंकि एस लगने पे भाषाएं कई हो सकती हैं, लेकिन वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 हो गई, तो एक चीज बहुवचन अगर हो गया है तो उसका दोबारा बहुवचन बनाने की क्या वो है जरूरत। तो ये आप समझ गए होंगे कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि वर्णमाला और अक्षरमाला दोनों समान है क्या? नहीं, वर्णमाला को हम अक्षरमाला नहीं कह सकते। वर्णमाला और अक्षरमाला आपस में कभी भी बराबर नहीं होता। तो पहले ये हम बार बार आएगा, ध्वनि आएगा, वर्ण आएगा, अक्षर आएगा। ये तीन चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, तब आप अच्छे से किसी चीज को आगे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ध्वनि माने भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होता है वर्ण। लेकिन अगर यही कह दे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो यहाँ हो जाएगा ध्वनि। और यही आप ध्यान रखिएगा, पूछता भी प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि।
लेकिन मान लीजिए कभी घुमा के पूछ लिए तब आप रट के बैठे होंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए हम यहाँ बता दिए कि अगर ऐसे डायरेक्ट पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब तो ध्वनि है। लेकिन अगर ये क्वालिफाई कर दे, ये और ये दोनों, लिखित और मौखिक, इन दोनों में अगर क्वालिफिकेशन करके पूछ ले, तब आप क्वालिफाई करके पूछ ले, तब आप ध्यान रखिएगा कि मौखिक पूछे तो ध्वनि है और लिखित पूछे तो क्या है, वर्ण। इसको भी समझ लेते हैं हम कि ऐसा क्यों। आप देखिए, अगर छोटा बच्चा कोई भी है दुनिया का, अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो सबसे पहले वह स्वर का ही उच्चारण कर सकता है, उसके अतिरिक्त वह नहीं उच्चारण कर पाएगा। इसका मतलब सबसे छोटी ध्वनि जो होगी वो स्वर। तो यानी भाषा की मौखिक इकाई, जब पहले बच्चा तो सीखा नहीं है कुछ, इसलिए मौखिक ही आ ऊ करेगा। तो जब आ ऊ करेगा तो वो केवल और केवल स्वर को ही बोल सकता है, व्यंजन को बोल ही नहीं सकता, क्योंकि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे जब स्वर और व्यंजन, तो वहाँ देखेंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि ध्वनि और वर्ण दोनों में ये क्या है। ध्वनि किसे कहेंगे, जो आकाश में क्या हो, आप उच्चारित करें और आकाश में ही गूंजकर समाप्त हो जाए, उसे हम ध्वनि कहेंगे। माने छोटा बच्चा भी ध्वनि का ही उच्चारण करता है। ठीक, अब आ जाइए वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो वर्ण बनाम अक्षर, एक तरफ लिखेंगे हम वर्ण और एक तरफ हम लिखेंगे अक्षर। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण माने जिसका और छोटा टुकड़ा न किया जा सके, जिसका टुकड़ा न हो सके, जिसका टुकड़ा न किया जा सके, टुकड़ा न किया जा सके, न किया जा सके, जिसका टुकड़ा न किया जा सके उसे हम कहते हैं वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा क्या है, जिसका टुकड़ा न हो। और अक्षर की परिभाषा क्या है, न क्षरति इति अक्षर, न क्षरति, न क्षरति इति अक्षर, इति अक्षर, यानी जिसका कभी नाश न हो, अक्षर। क्षरति माने क्या, नाश। यहाँ क्षरति का सेंस क्या है, नाश। अब नाश किसे कहते हैं और टुकड़ा, नाश और टुकड़ा में अंतर क्या है ये भी समझ लीजिए। टुकड़ा, टुकड़ा, टुकड़ा और नाश में क्या अंतर है, टुकड़ा और नाश, नाश। अब देखिए, टुकड़ा और नाश दोनों आपस में बराबर नहीं। टुकड़ा, जैसे यही चाक हम लिए हैं, इसको अगर हम तोड़ दें तो ये टूट गया, इसका टुकड़ा संभव है, यानी इसका टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके नाश की बात करें तो इसको हम पानी में डुबो दें, एकदम गल के क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं अक्षर, नाने नाश। नाश मतलब समाप्त हो जाना। तो न क्षरति इति अक्षर, जिसका टुकड़ा न हो सके, न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। और जो कभी नष्ट न हो उसे हम अक्षर। थोड़ा सा और इसका परिभाषा और देख लीजिए, इसका और भी परिभाषा जो नोट करके लिख लेंगे, इसी में दिखेगा नीचे, इसी में और नोट करके लिख लेंगे। दूसरा परिभाषा इसका, जो स्वरों के, जो स्वर वर्णों के मेल से बने हों, जो वर्ण, जो स्वर वर्णों के, स्वर वर्णों के, वर्णों के मेल से बने हों, मेल से बने हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, बने हों, उन्हें अक्षर कहते हैं, उन्हें अक्षर, उन्हें अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं, कहते हैं। जैसे हम कह दें क, यहाँ देखिए स्वर वर्ण क, अगर हम क कहें तो क में देखिए दो चीज़ें मिलके बनी हैं, क लिखा है आधा और इसी में छिपा हुआ है स्वर का अ। तो देखिए किससे क मिलके बना है, क और अ से। तो क में देखिए क तो स्वर व्यंजन है और अ स्वर मिला है, तो यानी जो स्वर वर्णों के मेल से बने हों उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो न क्षरति इति अक्षर, जिसका नाश न हो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। लेकिन अक्षर का टुकड़ा किया जा सकता है, अक्षर को हम तोड़ सकते हैं। देखिए दो अक्षर का हम टुकड़ा कर दिए, तो नोट करके आप लिख सकते हैं कि अक्षर के टुकड़े, अक्षर का टुकड़ा संभव है, यानी अक्षर के पार्ट हो सकता है, अक्षर का पार्ट हो सकता है। ठीक, यहाँ अक्षर का पार्ट आपने कर दिया, क और अ को तोड़ दिया, तो यानी इसका टुकड़ा नोट करके आप लिखना चाहें तो अक्षर के टुकड़े संभव हैं।
जबकि वर्ण का टुकड़ा संभव नहीं। यहाँ लिख सकते हैं कि अक्षर का टुकड़ा हो सकता है जबकि वर्ण का टुकड़ा नहीं होता। तो अब आपको समझ में आया होगा अक्षर और वर्ण। और वर्णों के प्रकार अगर बात करें तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं स्वर वर्ण और एक को कहते हैं व्यंजन। एक को हम कहेंगे स्वर और एक को कहेंगे क्या, व्यंजन। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन। तो स्वर देखिए किसे कहेंगे, जैसे अ है, अ, उ, ई, ये सब क्या है, स्वर हैं। इनको हम कहते हैं स्वर। ठीक, ये सभी स्वर हैं। व्यंजन किसे कहेंगे, जैसे क है, हलंत लगा हुआ, म है न, ल है, ये सब क्या है, व्यंजन है। तो वर्ण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। इसको हमको डिटेल में पढ़ना है। और अक्षर भी दो प्रकार का होगा, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। अक्षर के भेद कितने होंगे, तो अक्षर के भी भेद दो हैं। अक्षर के कितने भेद अगर पूछ ले कोई, तो अक्षर के दो भेद, एक को हम कहेंगे बद्धाक्षर और एक को कहेंगे मुक्ताक्षर। देखो दो भेद कौन कौन है, अक्षर के बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। बद्धाक्षर किसे कहते हैं, जिसका अंतिम वर्ण व्यंजन से शुरुआत हो, जैसे राजन, यहां देखिए व्यंजन है, तो इसी को कहते हैं बद्धाक्षर। ये है बद्धाक्षर। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, बद्धाक्षर। और मुक्ताक्षर किसे कहेंगे, जिसका अंतिम में स्वर हो। इसमें स्वर है और इसमें व्यंजन है। अंत में अगर व्यंजन हो तो बद्धाक्षर और अंत बिन स्वतंत्र हो तो मुक्ताक्षर। यानी स्वर अगर अंत में स्वर हो, जैसे जा में आ लगा है। जैसे अगर हम जा की बात करें तो जा में देखिए आ छिपा हुआ है, ज है प्लस आ है स्वर। तो यानी अगर अंत स्वर से हो रहा है तो उसे मुक्ताक्षर कहेंगे, और अगर अंत व्यंजन से हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बद्धाक्षर। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ वर्ण, अक्षर और ध्वनि। ध्वनि किसे कहेंगे, ध्वनि जो हमारे मुख से उच्चरित हो करके आकाश में ही क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, उसे हम ध्वनि कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको व्याकरण के विभाग कितने हैं, 3। वर्ण विचार, शब्द साधन, वाक्य विन्यास। उसके बाद हमने बताया अल्फाबेट, और अल्फाबेट्स में बहुत बड़ा अंतर है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जबकि अल्फाबेट्स अगर आप कर देंगे तो भाषा हो जाएगा। फिर आपने वर्ण विचार का परिभाषा देखा। अब इसी वर्ण विचार पे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, स्वर वर्णों के विषय में, व्यंजन वर्णों के विषय में, फिर व्यंजन वर्णों के प्रकार, स्वर वर्णों के प्रकार, धीरे धीरे करके समझते चलेंगे। तो वर्ण विचार में व्याकरण, यह व्याकरण का वह भाग है जहां हम वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण, स्थान व वर्णों के मेल से वर्णों के मेल से शब्द बनाने के नियमों का अध्ययन करते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। अब उसके बाद आपने देखा वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो वर्ण और अक्षर में अंतर आपको हमने बताया, जिसका टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, और जिसका टुकड़ा किया जा सके उसे हम कहते हैं अक्षर। न क्षरति इति अक्षर, जो नाश न हो उसे हम अक्षर कहते हैं। अब जो स्वर वर्णों के मेल से बने हो उन्हें हम अक्षर कहते हैं। नोट करके हमने कहा कि अक्षरों का टुकड़ा संभव है। ठीक, अब वर्णों के दो प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ऐसे ही अक्षर के भी दो प्रकार, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। ठीक, अब इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चालू करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का परिभाषा देखेंगे, वर्णमाला में स्वर को देखेंगे, फिर व्यंजन को देखेंगे। धीरे धीरे करके अगले वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, यहाँ से आपको हिंदी जरूर मिलेगी, ये हम कह सकते हैं। इतना तो पक्का है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो यहाँ से आप कहीं कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ आपको देखने को प्रश्न मिलेगा। थैंक यू।